हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस एड्यू हब। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम ऑप्टिमल है या नहीं है, कैसे चेक करते। सो ऑप्टिमलिटी चेक किया था। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। एंड लाइक आई सेड 99%, मैं तो कहता हूँ 100% ये चांस है कि यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सॉल्यूशन आपको ऑप्टिमल नहीं मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, तो आपको उसे इम्प्रूव करना होगा। सो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि सॉल्यूशन को इम्प्रूव कैसे करना है, मतलब अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। स्टेप 1 आईबीएफएस से हमने ये सॉल्यूशन फाइंड किया है। आप ये देखना कि ये वैम मेथड है या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड है। तीनों में से कोई तो एक मेथड है जो यहाँ पे यूज हुआ है, आपको गेस करना है कि वो मेथड कौन सा होगा। ठीक है, सो आईबीएफएस से हमें ये सॉल्यूशन मिला है। एलोकेशंस हमारे पास है, ये डिमांड एंड सप्लाई आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड हो चुका है, सेकेंड स्टेप इज ऑप्टिमाइजेशन, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन आपको ये चेक करना है कि सॉल्यूशन इज डीजेनरेट और नॉट। दैट इज रो प्लस कॉलम -1, रो प्लस कॉलम -1 should be equal to number of allocation। ठीक है, सो यहां पर रो प्लस कॉलम -1 दैट इज 3 plus 3 minus 1 is equal to 5। क्या आपका नंबर ऑफ एलोकेशन भी 5 है? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स रिम कंडीशन इज फुलफिल, सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट। सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है तो नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो करना क्या है, अब हमें डिमांड एंड सप्लाई की जरूरत नहीं क्योंकि ये एलोकेशन फर्स्ट टेबल में हो चुका है। तो इन प्लेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमें यहां पे लिखना है V एंड U। ठीक है, V एंड U लिखना है। U एंड V का फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर एलोकेटेड से। एलोकेटेड एलोकेटेड सेल के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस U एंड U इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस V। हमने प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस किया था। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है। अब हमें नहीं पता U एंड V, किसी भी एक का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट V को हमने 0 एज्यूम किया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहां पर देखना है इस 0 के करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल कौन सा है। तो यहां पर आप देखोगे ये एलोकेटेड सेल है, इसका कॉस्ट क्या है 30। फॉर्मूला क्या है, आपके पास V का आंसर है, V का वैल्यू है, V इज 0, उसका करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल का कॉस्ट इज 3। सो आपको U का आंसर मिलेगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। सो आपका U का आंसर होगा 3। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, पजल जैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये 3 मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल आपको आइडेंटिफाई करना है। सो 8 माइनस 3 इज 5, तो आपको मिल गया V। अब ये 5 मिल गया, इसका करस्पॉन्डिंग आपके पास दो एलोकेटेड सेल है, इनका भी आप U फाइंड कर सकते हो। तो कॉस्ट माइनस V, 6 माइनस 5 आंसर है 1। फिर यहां पर कॉस्ट माइनस V, 5 माइनस 5 आंसर इज 0। अब ये 0 मिल गया, इसका करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल, सो 3 माइनस 0 V इज 3। तो 3U 3V आपको मिल गए। ठीक है, U एंड V का कैलकुलेशन हो गया, फॉर्मूला आपके सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा। ठीक है, सो UV हो गया। अब डेल्टा का कैलकुलेशन,
डेल्टा से हम डिसाइड करेंगे सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। तो डेल्टा का फॉर्मूला अगेन, डेल्टा इज एप्लीकेबल फॉर एम्प्टी सेल। याद रखना, दिस इज ओनली फॉर एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल का मतलब है जहां पर आपने एलोकेशन नहीं किया है, ठीक है। सो डेल्टा का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस u प्लस v, u एंड v का समेशन, कॉस्ट माइनस u एंड v का समेशन। सो जो भी एम्प्टी सेल है हर एक के लिए हमें वो कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एम्प्टी सेल f1 m3, ठीक है। f1 डेल्टा f1 m3 इज इक्वल टू, इसका कॉस्ट कितना है 5, ठीक है। कॉस्ट माइनस uv का समेशन है, अब कर लो 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा। सो 5 माइनस 6 आपका आंसर होगा -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट एम्प्टी सेल क्या है f2m1 डेल्टा f2m1 इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना है 5, सॉरी कॉस्ट इज 4 माइनस uv का समेशन, v is 0, u is 1, 0 plus 1 1, so 4 minus 1 is 1, so 4 minus 1 is 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट एम्प्टी सेल इज f2m3 डेल्टा f2m3 इज इक्वल टू 7 माइनस uv का समेशन, 3 plus 1 4, so 7 minus 4, आंसर इज 3। नेक्स्ट एम्प्टी सेल इज f3m1 डेल्टा f3m1 इज इक्वल टू 9 माइनस uv का समेशन 0 0, सो 9 माइनस 0, आंसर इज 9, ठीक है। तो आपके सामने अब डेल्टा वैल्यू है। नाउ क्राइटेरिया for optimal solution is if all delta greater than equal to 0, all delta greater than equal to 0, तो solution होगा optimal, ठीक है। अब इस केस में आप देखोगे this delta is negative which is not greater than 0, राइट, मतलब नेगेटिव डेल्टा अगर कुछ है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, आपको ये लिखना होगा, ठीक है। सो सिंस डेल्टा ऑफ f1m3 इज नेगेटिव, द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। अब करना क्या है, इसे ऑप्टिमल करना है, उससे पहले लॉजिक समझो। What does this delta indicate? डेल्टा का मतलब क्या है, क्या समझ में आता है, ठीक है। सो डेल्टा का जो भी आंसर आता है ना, वो क्या इंडिकेट करता है कि उतने वैल्यू से, उतने रुपीज से आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा। दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट पर यूनिट इफ यू ट्रांसपोर्ट अ सिंगल यूनिट देयर, ठीक है। ये क्या थे, एम्प्टी सेल्स थे। एम्प्टी सेल मतलब जहां पे आपने एलोकेशन नहीं किया था, ठीक है। यहां पे कुछ भी ट्रांसपोर्ट अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर आपने एक यूनिट ट्रांसपोर्ट किया, कहां पर f1m3, यहां पर अगर एक यूनिट ट्रांसपोर्ट किया तो आपका कॉस्ट 1 रुपए से कम हो जाएगा, रिड्यूस, माइनस इंडिकेट्स कॉस्ट विल रिड्यूस। आपका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कम करना, तो जहां पर भी 1 रुपए से भी कॉस्ट कम हो रहा है तो यू विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। यहां पर अगर एलोकेट करोगे f2m1 यहां पर, तो आपका कॉस्ट 3 रुपीज से इंक्रीज होगा, जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है उससे 3 रुपीज से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डेल्टा से हमें पता चला इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट। अब हमें यह समझ में आया कि इस सेल का डेल्टा इज नेगेटिव, f1m3 डेल्टा इज नेगेटिव, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब यहां पर सिंस द डेल्टा इज नेगेटिव हमें करना क्या है कि हमें वहां पे एलोकेट करना होगा, ठीक है। हाउ टू एलोकेट, ये तो समझ में आया
कि सॉल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए जिस सेल का डेल्टा नेगेटिव वाला है वहां पर अभी तक हमने कुछ एलोकेट नहीं किया था, लेकिन अब हमें एलोकेशन करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सेल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। मैं यहां पर एक छोटा सा स्टार बना देता हूं सो दैट यू विल रिमेंबर। ये सेल हमने आइडेंटिफाई की। ठीक है, अब नेक्स्ट करना क्या है, सेल तो आइडेंटिफाई होगा ये, क्योंकि इसका डेल्टा नेगेटिव है। अब ऑलरेडी हमारे पास जो भी डिमांड एंड सप्लाई था वो तो फुलफिल हो गया है। जो भी यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करने थे हमने ऑलरेडी कर दिए, एलोकेट कर दिए। अब क्या करना है, तो अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो हमें ये जो एलोकेशन है इसी को शफल करना होगा, कुछ ना कुछ आपस में शफल करके फिर यहां पर क्वांटिटी एलोकेट करनी। तो हाउ टू डू दैट, ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किससे प्लस होगा किससे माइनस होगा, सो दैट वी कैन एलोकेट समथिंग टू दिस सेल। ठीक है, तो अब यहां पर ना अगेन एक थोड़ा सा पजल जैसे गेम जैसे कॉन्सेप्ट है। करना क्या है, हमने यहां से स्टार्ट करना है, जहां पे हमने स्टार्ट किया था जिसका डेल्टा नेगेटिव था, वहां से स्टार्ट करना है और एक लूप क्रिएट करना है। कैसे करना है कि जैसे आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ये स्टार यहां से स्टार्ट करोगे, आपको एक डायरेक्शन में जाना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। यू कैन नॉट गो डायगोनली। ठीक है, आप स्ट्रेट जा सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। कहां पे जाना है, जहां पर आपने एलोकेशन किया होगा, सपोज 5 कुछ तो एलोकेशन किया है, एलोकेटेड सेल जहां पे हमने सर्कल किया था। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे लाइन ड्रॉ करना, कहां तक जाओगे, जहां पर एलोकेशन किया है। ठीक है, एलोकेशन में पहुंचने के बाद यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। कैसे, 90 डिग्री में चेंज करना है। अब आप गए थे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब है वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जाना होगा, लेकिन कहां पे जाओगे, जहां पर एलोकेशन होगा। सपोज नेक्स्ट एलोकेशन है आपका यहां पर। ठीक है, तो आप डायरेक्शन चेंज करके नीचे आओगे, अपवर्ड देयर इज नो एलोकेशन, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। तो आप क्या करोगे, नीचे आ गए। अगेन एलोकेशन में पहुंचने के बाद यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन इन 90 डिग्री। अब वर्टिकल था तो हॉरिजॉन्टली जाना होगा, या तो राइट में जाओगे या तो लेफ्ट में जाओगे, लेकिन जहां पे एलोकेशन होगा वहीं पे आपको जाना है। ठीक है, तो आप यहां से इस जगह पे आए एलोकेशन में, एंड फिर ये एलोकेटेड सेल से फिर डायरेक्शन चेंज करनी है, सो दैट वी कैन रीच टू द ओरिजिनल स्टार्टिंग प्लेस। तो ये हो गया आपका एक लूप, यहां से स्टार्ट किया, घूम फिर के यहीं पे वापस आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमें इस टेबल में फाइंड करना होगा कि लूप पॉसिबल है या नहीं। अब ये जो लूप है ये इस तरीके से बना, देयर आर डिफरेंट वेज। जैसे लूप ऐसे भी हो सकता है, बड़े लूप्स भी बन सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा स्क्वायर, बट चांसेस है कि ऐसा सिंपल वाला आ जाए तो बेटर है, बट थोड़ा अलग शेप भी बनता है, बट कभी भी ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, इफ यू वांट आप लूप को जंप करके जा सकते हो, मतलब एलोकेशन को जंप करके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको नहीं जाना है, आप इसको स्किप करके यहां पे जाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली जंप करके आगे जा सकते हो। तो ये एलोकेशन सर्कल लूप में नहीं है, तो आपने यहां से स्टार्ट किया डायरेक्टली यहां पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट कॉन्सेप्ट को समझ लो। हमें यहां पे लूप प्रिपेयर करना है, तो क्या करना है, जहां पे हमने स्टार मार्क किया था वहां से स्टार्ट करना है, एंड फिर नेक्स्ट एलोकेटेड सेल में जाना है। ठीक है, सो यहां से हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट एलोकेटेड सेल में जाना है, फिर डायरेक्शन चेंज करना है। तो ऐसी जगह पे जाओ जहां पे डायरेक्शन चेंज करने का स्कोप हो। फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करके आप अगर इस 30 वाले एलोकेशन में गए, तो फिर यहां पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए जगह ही नहीं है, तो यहां पे नहीं जाओगे। बट अगर आपने यहां से स्टार्ट करके ये 50 तक गए, फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, आप जाओगे नेक्स्ट एलोकेशन में, वो हो गए 20 का एलोकेशन। अब 20 के एलोकेशन से यू कैन गो टू 50 का एलोकेशन, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ भी स्कोप नहीं है, तो आप ये 50 को स्किप करोगे एंड डायरेक्टली 10th के एलोकेशन में जाओगे। तो आपका लूप कैसे बन रहा है,
यहां से स्टार्ट किया 50 पे गए, 50 से 20, 20 से 10 एंड 10 से अगेन स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको एक लूप, स्टार्ट 50 20 10, ये जो बीच में 50 है उसको हमने स्किप कर दिया। लाइक आई सेड इन दिस एग्जांपल, आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो ये जो 50 है ये लूप में नहीं है, लूप में आपके पास तीन ही सर्कल्स है, 10 का सर्कल, 20 का सर्कल एंड 50 का सर्कल। ठीक है, अब ये लूप बन गया, इसके आगे क्या करना है। ठीक है, नाउ अब हमें प्लस माइनस करना है। ये जो लूप में है तीन वैल्यूज 10 20 50, इन्हीं में कुछ प्लस माइनस होगा एंड कुछ बचा हुआ क्वांटिटी इस स्टार वाले सेल में जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, जहां पे स्टार किया था वहां पे हमें एक प्लस का साइन देना है, प्लस का साइन। वाई प्लस का साइन, क्योंकि वहां पर हमें एलोकेशन करना है। पहले जीरो एलोकेशन था, राइट, तो यहां पर हम प्लस का साइन करेंगे, दैट इंडिकेट्स यहां पर यूनिट्स ऐड होगा, तो ये हमने प्लस का साइन किया। अब जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में जाओ और अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाओ। तो यहां पे प्लस दिया, नेक्स्ट यहां पे आते तो यहां पे आप साइन दोगे माइनस का, फिर नेक्स्ट जगह पे जाओगे यहां पे साइन दोगे प्लस का, फिर नेक्स्ट जगह पे गए साइन दोगे माइनस का। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, प्लस का साइन दिया, फिर नेक्स्ट माइनस का साइन दिया 50 को, फिर 20 को प्लस का साइन दिया एंड 10 को माइनस का साइन दिया, अल्टरनेट जाना है। ठीक है, अब जहां पर भी आपने माइनस का साइन दिया था, कहां कहां पे दिया था माइनस का साइन, इस 10 को माइनस का साइन दिया है एंड 50 को माइनस का साइन दिया। ठीक है, माइनस का साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 10 एंड 50 दोनों में से छोटा क्या है, तो वो है 10। माइनस के साइन को निग्लेक्ट करना है। ठीक है, 10 एंड 50 में से लोएस्ट इज 10। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो आपका जो चेंज होगा वो है 10 का। ठीक है, कैसे फाइंड किया, आपने अल्टरनेट प्लस माइनस साइन दिया और उसके बाद जहां पर लोएस्ट वैल्यू को माइनस का साइन मिला है उस वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई किया, व्हिच इज 10। इसका मतलब क्या है, जहां पे आपने प्लस का साइन दिया वहां पर 10 प्लस हो जाएगा, जहां पर आपने माइनस का साइन दिया वहां पर 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस माइनस, यहां पे कुछ प्लस हो जाएगा, यहां पे कुछ माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू दैट, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट टेबल में कैसे बने। ठीक है, तो ये जो लूप में नहीं है उनको एज इट इज रखना है। तो हमें क्या करना है, एक नया टेबल प्रिपेयर करना है। नए टेबल में सेम कॉस्ट का डेटा होगा, बट ये हमारा एलोकेशन अब चेंज हो जाएगा। सो जल्दी से एक नया टेबल बना लो। नए टेबल में आप क्या करोगे, सेम वैल्यूज लिखोगे, एलोकेशन को मत लिखना, वो हम आगे जाके लिखते हैं। ठीक है, सो वीडियो को पॉज कर लो, फटाक से नया टेबल बना लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये है न्यू टेबल, ब्लैंक टेबल, जहां पर हमने सिर्फ कॉस्ट का डेटा लिखा है। अभी तक हमने एलोकेशन लिखा नहीं। हमने देखा है कि लूप बना है, प्लस माइनस क्या करना है हमने डिसाइड किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टेबल। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, जो वैल्यू जो एलोकेशन लूप में नहीं थे उनको एज इट इज लिखना है। तो ये 30 लूप में नहीं था, उसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, फिर ये 50 भी लूप में नहीं था, इसे भी एज इट इज लिख लो। अब बचा हुआ ये जो 3 एलोकेशन है और ये स्टार है, उनको हमें न्यू वैल्यूज लिखना है। तो -10 था, हमें चेंज इज 10, तो जहां पे प्लस का साइन है वहां पर 10 प्लस हो जाएगा। तो ये एम्प्टी सेल था 5, यहां पे क्या होगा 0 + 10, ये हो गया 10, न्यू वैल्यू आ गया। यहां पे 50 को माइनस का साइन है, मतलब क्या, ये जो चेंज हमने आइडेंटिफाई किया है वो माइनस हो जाएगा, 50 में से माइनस हो जाएगा, तो वो बनेगा 40। ठीक है, यहां पर 20 को प्लस का साइन है तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा, सो वो बनेगा
30 एंड यहां पर 10 को माइनस का साइन है तो 10 माइनस 10 0, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये एम्प्टी हो गया मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा एलोकेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। यू कैन सी पहले जो हमारे वैल्यूज थे, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 0 था, वो इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे 50 एज इट इज है, बट 30 20 ये हमारे वैल्यूज चेंज हो गए। ठीक है, तो ये अब हमारा नया एलोकेशन है एंड वी एक्सपेक्ट कि ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। कैसे पता चलेगा? अगेन सेम स्टेप रिपीट करना है, u एंड v कैलकुलेट करना है, उसके बाद डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा कैलकुलेट करोगे और सारे डेल्टा अगर पॉजिटिव आ गए तो आप कहोगे सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, नहीं आया तो सेम स्टेप जो लूप वाला स्टेप से उसको रिपीट करना है। बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये एक टेबल लूप का होगा, नेक्स्ट टेबल में आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना लूप कैसे बनाते हैं एंड उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। स्टेप्स में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यूवी कैलकुलेट करना है एंड फिर डेल्टा कैलकुलेट करना है। तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। ठीक है, सो यू भी कैलकुलेट करना है, v एंड u, इसे हमने 0 एज्यूम किया, फटाफट करते हैं। uv का फॉर्मूला हमें पता है कॉस्ट माइनस v एंड कॉस्ट माइनस u, तो इसे हमने 0 एज्यूम किया। यहां पर करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल, तो कॉस्ट माइनस 0, 3 माइनस 0 आंसर आएगा 3। फिर ये एलोकेटेड सेल 5 माइनस 3 आंसर आएगा 2। फिर यहां पर एलोकेटेड सेल है 3 माइनस 2 आंसर आएगा 1। अब इसका ये एलोकेटेड सेल है 5 माइनस 1 आंसर होगा 4। यहां पर ये एलोकेटेड है 6 माइनस 4 आंसर है 2। तो सारे u एंड v आपको मिल गए। u एंड v मिलने के बाद आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है। अच्छा, और एक चीज बीच में, लूप बनाने के बाद भी एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लो कि नंबर ऑफ एलोकेशन, ये आपका रिम कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं होता है। रो प्लस कॉलम माइनस 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन 1 2 3 4 5। अगर ये एलोकेशन का नंबर चेंज होता है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो एक बार जस्ट चेक कर लेना, यहां पर नहीं हुआ तो हमने आगे कैलकुलेट किया। ठीक है, यूवी कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? डेल्टा कैलकुलेट करना है फॉर एम्प्टी सेल। अब ये एम्प्टी सेल है F1 M2, F1 M2 का डेल्टा इज 8, कॉस्ट इज 8, यूवी का समेशन 4 प्लस 3 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट डेल्टा इस सेल का होगा F2 M1, F2 M1 कॉस्ट इज 4 एंड समेशन यूवी का इज 2, तो डेल्टा इज 2। देन डेल्टा F2 M3, F2 M3 is equal to cost is 7, 7 minus 4 plus 2 is 6, 7 minus 6 is equal to 1. फिर next one, last one, F3, delta F3 M1 is equal to 9, cost is 9, minus UV का summation is 1 plus 0 1, so answer is 8. Now you can see डेल्टा, सारे डेल्टा पॉजिटिव हो गए, मतलब आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो ये हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है कि मैक्सिमाइजेशन का सम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जो किया वो मिनिमाइजेशन का सम था, तो मैक्सिमाइजेशन में एक स्टेप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, जब तक ऐसे सम्स और प्रैक्टिस कर लो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।